जब भी दुनिया की ताकतवर खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात आती है तो दिमाग में तुरंत स्पाई थ्रिलर्स और शैडोज में काम करने वाले एजेंट्स आते हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करने वाले हैं जो एस्पियोनाज यानी जासूसी को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देगा। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इंटेलिजेंस टैक्टिक्स की असली शुरुआत की, और हैरानी की बात यह है कि इसका जवाब किसी आधुनिक वेस्टर्न देश में नहीं बल्कि प्राचीन भारत में छिपा है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस मास्टरमाइंड की तरफ जिसने दुनिया का सबसे पहला और सबसे सोफिस्टिकेटेड स्पाई नेटवर्क खड़ा किया था। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। आज की मॉडर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को देखें तो CIA 1947 में बनी, मोसाद 1949 में और MI6 1909 में। लेकिन जरा सोचिए, इनसे करीब 2300 साल पहले 350 BCE के दौर में एक अकेले इंसान ने इनसे भी कहीं ज्यादा एडवांस एस्पियोनाज नेटवर्क बना दिया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ऐसी लाजवाब व्यवस्था थी जिसका मुकाबला आज की मॉडर्न टेक्निक्स भी शायद ही कर पाएं। इस एक लाइन को बहुत ध्यान से सुनिए, युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि सूचनाओं से जीते जाते हैं। अब ये सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी बहुत ही मॉडर्न टॉप सीक्रेट खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर ने कोई क्लासिफाइड ब्रीफिंग दी हो। लेकिन असल में प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक बेहद जीनियस विद्वान ने इस सच को मॉडर्न एजेंसीज के पैदा होने से सदियों पहले ही डीकोड कर लिया था। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के इस पहले स्पाई मास्टर के बारे में। तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक बेहद तेज विद्वान प्रोफेसर थे जिन्हें हम चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। उनका सफर एक अपमान से शुरू हुआ था। नंदा साम्राज्य के राजा धनानंद ने उनका एक सार्वजनिक अपमान किया था जिसने उन्हें आग बबूला कर दिया। उन्होंने उसी वक्त प्रतिज्ञा ली कि वो इस साम्राज्य का नाश कर देंगे। लेकिन बड़ी सेना या तलवारों की जगह उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना और इन्फॉर्मर्स की एक इनविजिबल आर्मी यानी ऐसी अदृश्य सेना खड़ी की जिसे दुश्मन देख ही नहीं सकता था। इसी अदृश्य सेना की मदद से एक पूरा नया साम्राज्य स्थापित हुआ। इसके बाद आता है अर्थशास्त्र, जो असल में दुनिया का सबसे पहला इंटेलिजेंस मैनुअल है। चाणक्य की सफलता के पीछे सिर्फ उनका शार्प दिमाग नहीं था बल्कि एक पूरी लिखित व्यवस्था थी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अर्थशास्त्र सिर्फ इकोनॉमिक्स या राजनीति की एक प्राचीन किताब है, लेकिन वास्तव में ये दुनिया का पहला क्लासिफाइड एस्पियोनाज डॉसियर है। हैरानी की बात यह है कि इस अनमोल खजाने का ज्ञान सदियों तक दुनिया से गायब रहा। फिर 1905 में एक चमत्कार हुआ जब लाइब्रेरियन और संस्कृत स्कॉलर रुद्रपतना श्यामा शास्त्री ने इस टेक्स्ट को मैसूर में ढूंढ निकाला। जब इसका अनुवाद हुआ तो दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार इसमें छुपाए गए खुफिया स्ट्रैटेजीज को पढ़कर पूरी तरह दंग रह गए। अब आप सोचेंगे कि ये मैनुअल आखिर कितना डिटेल था। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाणक्य ने इस ग्रंथ के कई हिस्से, खासकर इसका 14वां अधिकरण जिसे गुप्त साधन कहा जाता है, पूरी तरह से खुफिया ऑपरेशंस और सीक्रेट वॉरफेयर की जटिल कला को डेडिकेट किया था। एक बात क्लियर कर दूं, अर्थशास्त्र कोई फिलॉसफी की किताब नहीं थी। ये स्टेट क्राफ्ट यानी राज्य चलाने का और जासूसी का एक पूरा प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट था। अगर हम इसे दुनिया का सबसे पहला असली इंटेलिजेंस मैनुअल कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और आपको पता है, इसी सटीक सिस्टम के दम पर उन्होंने अपने शिष्य युवा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला इतना बड़ा उपमहाद्वीपीय साम्राज्य खड़ा करने में मदद की। एक ऐसा एम्पायर जिसकी पूरी नींव पक्की और सटीक खुफिया सूचनाओं पर टिकी थी। अब जरा इस नेटवर्क के स्केल को इमेजिन कीजिए। अर्थशास्त्र में जासूसों के काम करने के तरीकों का सिर्फ कोई हवाई जिक्र नहीं है। इसमें बाकायदा 29 मेन कवर प्रोफेशंस या छद्म पेशों का पूरा सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन किया गया है ताकि जासूस आम जनता के बीच बिना किसी शक के छिपकर अपना काम कर सकें। और उसके अंदर भी 50 सब टाइप्स को पूरी डिटेल में डिफाइन किया था। जरा सोचिए, 2300 साल पहले तय की गई ये लिस्ट आज भी हमें हैरान करती है कि एक जासूस को समाज में किन किन रूपों में और कैसे छिपकर रहना चाहिए। ये डिटेल का लेवल सच में अद्भुत है। चलिए अब देखते हैं जासूसों के प्रकार और उनके भेष। हम सब जानते हैं कि एक सफल स्पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत होती है समाज में पूरी तरह घुल मिल जाना। चाणक्य के एजेंट्स बिल्कुल आम नागरिकों के बीच छिपे रहते थे। वो डिसीटफुल डिसाइपल, रिक्लूज यानी सन्यासी, हाउस होल्डर, व्यापारी, तपस्वी, पॉइजनर और यहाँ तक कि भिक्षा मांगने वाली महिलाओं के भेष में होते थे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्राचीन रूप आज की CIA के डीप कवर ऑपरेटिव से बिल्कुल मैच करते हैं। जैसे आज के एजेंट्स आम लोगों की तरह नौकरियां करते हैं और अपनी असली पहचान छुपाकर रखते हैं, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम चाणक्य ने हजारों साल पहले बना दिया था। अब आती हैं विशाकन्या और एक बेहद सीक्रेट स्ट्रैटेजी। अर्थशास्त्र में महिला एजेंट्स के इस्तेमाल को एक बेहद इनोवेटिव और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। विषकन्या, जिन्हें पॉइजन गर्ल्स भी कहा जाता था, वो हाईली ट्रेन्ड महिला ऑपरेटिव्स होती थी। इन्हें दुश्मन के कैंप में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भेजा जाता था और इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालना ही नहीं था, बल्कि जरूरत पड़ने पर असैसिनेशंस यानी हत्याएं करना भी था। डांसर्स और कॉर्टिजन्स को इफेक्टिवली डबल एजेंट्स की तरह यूज किया जाता था। ये कोई मिथ्या कथा या फैंटेसी नहीं है, बल्कि उस समय के स्टेट क्राफ्ट और पावर डायनामिक्स को कंट्रोल करने का एक बड़ा ही कैलकुलेटेड हिस्सा था। इस पूरे एस्पियोनाज नेटवर्क का एक 3 टियर सिस्टम भी था। इस पूरे नेटवर्क का आर्किटेक्चर इसी बेहद मजबूत 3 टियर सिस्टम पर आधारित था। पहला टियर था स्टूडेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स का, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्राइमरी सोर्स थे और समाज की आम सोच पर नजर रखते थे। दूसरा टियर था एस्थेटिक्स और रिलीजियस फिगर्स का, जो एकदम कोवर्ट फील्ड एजेंट्स की तरह काम करते थे। और तीसरा टियर था आर्मी वेटरन्स यानी पूर्व सैनिकों का, जो सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेंट नेटवर्क्स बनाते थे। इनमें से रिलीजियस फिगर्स सबसे परफेक्ट फील्ड एजेंट्स थे। क्यों? क्योंकि एक सन्यासी या धार्मिक व्यक्ति पर भला कौन शक करेगा। उन्हें पूरे साम्राज्य में कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी होती थी और लोग उनके पास आकर अपने दिल के सारे राज खोल देते थे। ठीक इसी तरह आर्मी वेटरन्स के पास सैनिक गतिविधियों को समझने का अनुभव था। सिविलियन लाइफ में आने के बाद ये लोग इंटेलिजेंस गैदरिंग के सबसे अनडिटेक्टेबल और सॉलिड सोर्सेज बन जाते थे। तो अब समझते हैं इसका कनेक्शन चाणक्य से लेकर आज की रॉ तक। जो बातें 350 BCE में लिखी गई थी, उनका आज की मॉडर्न इंटेलिजेंस से डायरेक्ट कनेक्शन देखकर आप सच में दंग रह जाएंगे। चाणक्य ने रूल बनाया था कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कम से कम 3 अलग सोर्सेज से वेरीफाई करना चाहिए। आज CIA इसी चीज को ट्रिपल सोर्स वेरिफिकेशन कहती है। चाणक्य का स्ट्रिक्ट नियम था कि स्पाइस को एक दूसरे से अनजान रखा जाए। आज इस एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी को कंपार्टमेंटलाइजेशन कहा जाता है और दुश्मनों की रैंक्स में अपने स्पाइस भेजना, जिसे आज हम डबल एजेंट्स कहते हैं। CIA और मोसाद की मॉडर्न प्लेबुक्स आज भी इन्हीं प्राचीन सिद्धांतों पर चलती हैं। है ना कमाल की बात? लेकिन बात सिर्फ बाहरी दुश्मनों तक सीमित नहीं थी। कांस्टेंट सर्वेलेंस यानी लगातार निगरानी। चाणक्य का पूरा मानना था कि एक शासक को बाहर के दुश्मनों से ज्यादा अपने ही दरबारियों और अफसरों की लॉयल्टी को लगातार टेस्ट करते रहना चाहिए। और यही रूल आज के मॉडर्न काउंटर इंटेलिजेंस की एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। अपने ही नेटवर्क में छिपे दुश्मनों को पहचानना उतना ही जरूरी है जितना बॉर्डर्स को सुरक्षित रखना। अगर हम भारत के आधुनिक इतिहास को देखें तो 1968 में देश की बाहरी सुरक्षा के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का गठन किया गया। और ये जानकर आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि रॉ के संस्थापकों के लिए चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र ने एक फाउंडेशनल रेफरेंस पॉइंट और गाइडिंग ब्लूप्रिंट का काम किया था। हमारे प्राचीन ज्ञान ने ही हमारी आधुनिक सुरक्षा की नींव रखी है। भारत के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन ने साफ शब्दों में एक बार कहा था कि अर्थशास्त्र उन सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिसके जरिए भारत अपने स्ट्रेटेजिक कल्चर के प्रति और भी ज्यादा जागरूक हो सकता है। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, बल्कि इस बात का प्रूफ है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान आज की कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स और आधुनिक स्टेट क्राफ्ट के लिए पूरी तरह से रेलेवेंट है। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? आज हमारे पास आसमान में घूमते सैटेलाइट्स हैं, पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हाईली एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी टूल्स हैं। तकनीक जरूर बदल गई है, लेकिन अगर लगभग 2300 सालों में जासूसी के मूल सिद्धांत जैसे इंफॉर्मेशन गैदर करना और लॉयल्टी वेरीफाई करना वैसे के वैसे ही हैं, तो ये ह्यूमन नेचर के बारे में क्या बताता है? इंसानी शक्तियों और कमजोरियों का जो डीप एनालिसिस चाणक्य ने हजारों साल पहले किया था, वो सच में आज भी अटूट है। क्या ज्ञान, पावर और इंफॉर्मेशन का ये प्राचीन संबंध वाकई कभी बदलेगा? इस पर एक बार जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।